सृष्टि के वहां पर जाने के बाद रजत ने अपना छोटा सा मुंह बनाकर पलक की तरफ देखते हुए कहा, दी आखिरकार मुझ में क्या कमी है हाँ, जो आपकी जान मेरे पर ध्यान नहीं देती। जिस पर पलक ने उसके कंधे को थपथपाते कहा, क्योंकि बेटा मैंने पहले भी कई बार बताया है तुझे कि मुझे अपने पिता के पैसों पर घमंड करने वाले लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस पर रजत ने खुशी के साथ कहा, इसीलिए तो मैं घर वालों से लड़ कर आया हूँ और खुद की कंपनी खोलने वाला हूँ। अब बहुत जल्दी ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा, तब तो ध्यान देगी ना। जिस पर पलक सोचने लगी, उसे सोचते देखकर रजत ने किसी छोटे से बच्चे की तरह रोते हुए कहा, दे इतना क्या सोच रही हैं आप हाँ, इतना मुश्किल है क्या, क्या मैं अच्छा नहीं लगता। जिस पर पलक ने कहा, ठीक है मान लिया मान लिया। जिस पर फिर मैं तुम्हें एक चांस देने के बारे में सोचूंगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए लड़के तो मैं ही ढूंढने वाली हूँ ना। यह सुनकर रजत अचानक से खुश हो गया था और वह जल्दी से उसके पलक के पैरों में गिर गया और उसके आगे अपने हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद मान के धन्यवाद। जिस पर पलक ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यू वेलकम बच्चा, लेकिन आप अपना ये ड्रामा ना बंद करिए और जाकर अभी काम पर हाथ पैर चलाओ, वरना ऐसे ही नहीं पटने वाली वो। जिस पर रजत ने जल्दी से खुश होकर खड़े होते कहा, जी क्यों नहीं माता श्री, प्रणाम। जिस पर पलक ने अपने से हाँ मैं हिला दिया। वहीं रजत जल्दी से वहां साथ चला गया था। वहीं पलक अच्छे से जानती थी कि रजत सृष्टि से 7 सालों से काफी ज्यादा पसंद करता था और प्यार भी करता था। जब उसने पहली बार सृष्टि को देखा था वह तभी से उसे सृष्टि के ऊपर लट्टू हो गया था। लेकिन सृष्टि की कभी भी उसे भाव नहीं देती थी, क्योंकि उसे अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चों से काफी ज्यादा नफरत जो थी। वहीं यह सोचकर उसने एक गहरी सांस दी। वहीं उस बीच के बाहर काफी सारी लग्जेरियस गाड़ी एक के बाद एक आए जा रही थी और उसके अंदर से डेस्क के टॉप बिजनेसमैन और बड़े बड़े एक्टर्स, सिंगर्स और डांसर्स आए जा रहे थे। जैसे रिपोर्टर्स उन कार्स को देखते वैसे ही उनकी आंखें चौंधी आ जाती थी और उन्हें देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते थे। उनके कैमरे जैसे थोड़ी देर के लिए भी रुक ही नहीं रहे थे और सभी लोग खुशी से पागल हुए जा रहे थे। आखिर देश के इतने बड़े लोगों को एक साथ देखने का मौका जो मिल रहा था, उस पार्टी में कम से कम देश के सभी बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, जिन्हें देखकर पाना हर किसी की बस की बात नहीं थी। उन सभी को देखकर ही सिंघानिया फैमिली और अजावत फैमिली की रही रही जी को देखा जा सकता था। आखिर ऐसे ही वह देश के टॉप बिजनेसमैन नहीं थे। सभी रिपोर्टर्स उन सभी को देखकर जैसे पागल हो रहे थे। सभी को देखकर वह लोग किसी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, वह सिर्फ दूर से खड़े होकर उन्हें फोटोज ले सकते थे, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। हर तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे जो सिर्फ उन्हें अंदर जाने दे रहे थे जिनके पास कार्ड था। वहीं अंदर सभी लोग आ गए थे। तब अविनाश की बारात का इंतजार कर रहे थे। तभी बड़ी धूमधाम और नाच गाने के साथ अविनाश और उसकी फैमिली लोड ढोल नगाड़े के साथ वहां पर बीच में पहुंची। जैसे ही बारात मेन डोर पर अंदर तक पहुंची कि तभी लास्ट डोर पर उन्हें रोक दिया गया था। सृष्टि पहले से अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल को लिए हुए उन सभी का दरवाजा रोके खड़ी हुई थी। वहीं महक जी अपने हाथों में आरती का थाल लिए अविनाश का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। और जब लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अविनाश की आरती की, लेकिन जैसे ही अविनाश अंदर जाने लगे, सृष्टि ने हाथ दिखाते उन्हें रोकते कहा, अरे रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है अंदर जाने की। हाँ जीजा जी अभी तो आए हैं, जब आप लोग हमें यहीं पर खड़ी खड़ी 10 लाख रुपए देंगे ना, तभी हम जाएंगे। यह बोलते हुए उसने वहां पर खड़ी हुई पलक के कजन को देखा, है ना सिस्टर्स। जिस पर सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं यह सुनकर वहां पर सबकी आंखें खड़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। जो ढोल नगाड़े बज रहे थे वह भी बंद हो गए थे। वहीं दिव्या ने तुरंत मजाक में कहा, ये क्या है दी, आप तो ऐसे दिन दहाड़े हम सब पर लूट मार रही हैं। अगर अंदर जाने के ही सिर्फ 20 लाख है तो जूते चुराई का कितना लगेगा। उसकी बात को सुनकर वहां पर सब लोग हंसने लगे थे। वहीं अविनाश के साथ उसके कुछ दोस्त भी आए हुए थे। उन्होंने भी पूछा, जी सारी साहिबा आप तो सच में लूट हो रही है यहाँ पर। यह सुनकर सृष्टि ने मुस्कुराते हुए दिव्या की तरफ देखते कहा, भाई की चमची, पहले तो तुम साइड हो जाओ और आप सभी हमें अपने जीजा से बातचीत से बात करनी है। हम उन्हें हमारी प्यारी सी पलक दी से मिलना है तो फिर ये तो करना ही होगा ना। अगर फिर भी जीजा जी को आपको अमाउंट ज़्यादा लग रहा है तो बारात वापस ले जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक पैसे नहीं दिए जाते तब तक तो कोई भी अपना यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यह बोलते हुए उसने सब पर नजर दौड़ाई तो उनकी नजर साइड में खड़ी हुई ऋषि के ऊपर गई, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था।
जिसमें वह कुछ ज़्यादा हॉट और डैशिंग लग रहा था। उसकी नज़रें लगातार सृष्टि को ही देखे जा रही थी। जैसे ही दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई, सृष्टि तो जैसे उसकी आंखों में ही खोसी गई थी। आखिर उसकी आंखें किसी समंदर की तरह गहरी जो थी, जिससे सृष्टि के दिए फीलिंग्स को साफ देखा जा सकता था, वह काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। लेकिन सृष्टि उन्हें देखते ही अचानक से पैनिक हो गई थी और उसने जल्दी से अपनी नज़रों को सृष्टि के ऊपर से हटा दिया था और इधर उधर देखने लगी थी। वहीं यह देखकर ऋषि के चेहरे पर एक हल्की सी, लेकिन किसी को भी ना देखने वाली स्माइल आ गई थी, जैसे उसने जल्दी से छुपा भी लिया था। वहीं रागिनी ने क्यूट सा फेस बनाकर सृष्टि से कहा, क्या मुझे भी दी, आप यहीं पर खड़ा करके रखेंगी। उसके बाद को मासूमियत झलक रहे थे, लेकिन सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, यस क्यूटी पाई, आपकी ये बच्चों जैसी हरकतें ना आज तो यहाँ पर भी काम नहीं करेंगी, इसलिए अपने प्यारे से भाई के पास ऐसे ही खड़ी रहिए, ओके। रागनी का मुंह यह सुनकर थोड़ा सा उतर गया था, लेकिन बाकी सब हंस पड़े थे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे थे और इस माहौल को देखकर ऋषि ने प्यार से रागनी के बाल सहलाए। इससे वह तुरंत ही खुश हो गई थी। वहीं ऋषि ने मुस्कुराते हुए अविनाश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो जीजा जी जल्दी से पैसे दीजिए। इस पर अविनाश ने कुछ दोस्त भी वहां पर आए थे। वह तो पहले से ही सृष्टि की खूबसूरती पर मानो जैसे एकदम से किसी मधुमक्खी की तरह मोहित से हो गए थे। उनमें से एक ने मजाकिया लहजे में अविनाश से कहा, अविनाश भाई इतनी खूबसूरत साड़ियों को वेट नहीं करवाते, वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये पैसे कुछ है भी नहीं, तो फिर जल्दी से पैसों को निकालिए और अपनी खूबसूरत खूबसूरती साड़ियों को दे दीजिए। यह सुनकर सृष्टि अचानक से खुश हो गई थी। वहीं अविनाश ने हंसते हुए अपना चेकबुक निकाला और उस पर लाइन खींचते हुए सिग्नेचर कर दिया और फिर वह चेक सृष्टि की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपको जो अमाउंट भरना होगा भर देना। लेकिन ये देखकर सृष्टि की आंखें सिकुड़ गई थी और वहां खड़ी लड़कियों ने भी चेक की ओर ध्यान दिया। लेकिन सृष्टि ने चेक को लेने से पहले हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करते हुए कहा, जीजा जी हमें चेक नहीं चाहिए। यह सुनकर अविनाश ने हैरानी से पूछा, क्यों साली जी, क्या हो गया। सृष्टि ने जल्दी से जवाब दिया, हमें चेक नहीं बल्कि कैश चाहिए, वो भी पूरे 20 लाख, वो भी अभी की अभी, यही इसी वक्त। अब इस चेक को लेकर ना बैंक में कौन जाएगा जीजा जी, इन सालों को देखिए, सभी को यहीं पर हमें पैसे देने हैं, इसलिए हमें तो कैश ही दीजिए, चेक नहीं। सृष्टि की इस बात को सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। वहीं बड़ी तो सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अविनाश के एक दोस्त ने नाराजगी से कहा, ये क्या बात हुई सारी साहिबा, चेक लेने में क्या ही प्रॉब्लम है, ले लीजिए ना, इतना परेशान नहीं कर पाते। अब क्या चेक कैश के लिए आप हमें यहाँ पर रात पर खड़ा रखने वाली हैं, ले लीजिए ना सारी साहिबा, अपने जीजा जी को ऐसे खड़े रखना आपको अच्छा लग रहा है क्या। यह सुनकर सृष्टि ने अपनी भौहें सिकुड़ते कहा, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो, मेरी इकलौती दोस्त की शादी है, मैं जल्दबाजी तो नहीं करने वाली, इसीलिए चुपचाप से खड़े रहो और जीजा जी हमें कैश दीजिए, बस और कुछ भी नहीं। तभी वहां पर आप लोग अंदर जा सकते हैं, वरना यहीं पर खड़े रहिए। मुझे इस चीज़ से सच में कोई भी चिंता नहीं हो रही है। सिंघानिया और ओपरा फैमिली यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराए जा रही थी। वहीं काव्या ने जोर से सृष्टि को उत्साहित करते हुए कहा, बेटा हारना मत, दिल खोल कर मांगो तुम तो बस। जिस पर सृष्टि ने मुस्कुराते कहा, थैंक यू आंटी जी, आप फिक्र मत करिए, हम दिल खोल कर ही मांगेंगे। उधर सारा ने भी काव्या की बात का समर्थन करते हुए कहा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। यह सुनकर सृष्टि ने मुस्कुराकर वापिस से थैंक यू कहा और वहीं सभी लोग यह सब कुछ देख रहे थे और मुस्कुराकर बार बार अविनाश को पैसे देने के बारे में बोल रहे थे। वहीं ऋषि जो कि सृष्टि को ध्यान से देख रहा था, उसने अपने मन में ही मन मुस्कुराते उसे बेवकूफ़ कहा। वहीं महक जी को मेहमानों का इस तरीके से बाहर खड़ा रखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से सृष्टि के पास आकर समझाते हुए कहा, बेटा जो दे रहे हैं ना वो ले लो ना, ऐसे मेहमानों को दरवाजे पर खड़ा रखना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। उनकी बात को सुनकर सृष्टि कुछ बोलने ही वाली थी कि दिलीप जी ने जल्दी से आकर कहा, अरे बेटा तुम्हें अपनी माँ की बात सुनने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी एक लौती बेटी की शादी है और तुम अपनी उसकी दोस्त को इसलिए अच्छे से मांगो, कोई जल्दी नहीं है, यह लोग तो आराम से खड़े हो सकते हैं। यह सुनकर महक जी उन्हें घूर कर देखते ही थी, जिस पर उन्होंने थोड़ी नाराज़गी से कहा, आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन रहे हैं क्या। जिस पर दिलीप जी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों के साथ बच्चे ना बने तो क्या करें, हमारी बेटी की शादी है
और तुम्हें परेशान होना है तो होती रहिए, लेकिन हम तो अपनी सृष्टि बेटा का पूरा साथ देंगे। इसलिए बेटा आप दिल को खोल कर मांगो। और उन्होंने प्यार से सृष्टि के बातों को सहलाया, जिस पर सृष्टि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वहीं वहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट भी उनकी तरफ ही देख रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। तभी अचानक से रजत भी सृष्टि के पास आ गया और उसने जल्दी से सृष्टि के कंधे पर हाथ रख डालते हुए कहा, हाँ हाँ बड़े पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारी दी कोई ऐसी वैसी चीज़ थोड़ी है जिसे ये लोग ऐसे ही मिल लेंगे। यह कहते हुए उसने सृष्टि की आंख को एकदम से ही आंख मार दी थी, लेकिन सृष्टि को रजत का यूं बर्ताव करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने गुस्से के साथ पहले तो रजत को घूरा और फिर उसके हाथ और गुस्से से झटकते हुए कहा, पहले तो तुम ये अपना मुंह बंद करो और दूर हटो मुझसे। अगर मेरे पास आए ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे। यह सुनकर रजत का तो मुंह बन गया था और वह किसी छोटे से बच्चे की तरह उदासी से सृष्टि को देख रहा था। वह इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी माँ ने उसके बेटे को छोड़ दिया हो, जिस वजह से वह किसी मासूम से किसी छोटे से बच्चे की तरह अपनी आंखों में बड़े बड़े मोटे मोटे आंसुओं को लिए उसे देख रहा था। लेकिन सृष्टि ने उसे उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। वहीं जब ऋषि की नजर भी रजत पर पड़ी तो सृष्टि के गले में हाथ डाल रहा था, तो सृष्टि की ऋषि की आंखें बुरी तरीके से सिकुड़ गई थी और उसकी आंखों में अचानक से एक डार्कनेस आ गई थी। आगे ये लड़का था कौन जो उसे छूने की हिम्मत कर रहा था? क्या उसे अपनी जान की प्यारी नहीं थी क्या? वह गुस्से के साथ लगातार रजत को ही घूरे जा रहा था। वहीं सृष्टि ने जल्दी से अविनाश से कहा, तो जीजा जी क्या है हमारा गैस, कहाँ है हमारा गैस? यह सुनकर ऋषि ने तुरंत किसी को मैसेज किया। ऋषि का चेहरा गुस्से से तमतमाया गया था। उसे अपने अंदर गुस्से का अपार महसूस हुआ और खुद हैरान था कि क्यों वह सृष्टि की वजह से अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ हो रहा है। 2 मिनट बाद ही उसका सिस्टर विवान एक बड़ा सा सूटकेस लेकर वहां पर पहुंचा। विवान ने सूटकेस अविनाश की ओर बढ़ा दिया। सूटकेस को देखकर सृष्टि अचानक से काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसने गुस्से को जल्दी से भुलाते हुए काफी खुशी के साथ कहा, मुस्कुराया। और फिर वहां पर खड़ी लड़कियों ने जल्दी से सृष्टियों को मुस्कुरा कर, आई जीजा जी जल्दी से अंदर आई और रिबन को कट करिए। यह बोलते उसने उन्होंने जल्दी से अविनाश को इरेजर दिया और फिर अविनाश ने रिबन को कट किया और वह देखकर वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी सृष्टि ने एक रसगुल्ला उठाया और अविनाश की ओर बढ़ाते कहा, जीजा जी इसे तो लीजिए, अब मुंह मीठा करिए। वही यह सुनकर अविनाश ने उस रसगुल्ले को देखा जैसे वह उसे खाना नहीं चाहता था, लेकिन वह मना भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हल्का सा रसगुल्ला जैसे ही खाया वैसे ही रजत ने अचानक से पूरा रसगुल्ला अविनाश के मुंह में एकदम से ठूस दिया था, जिससे अविनाश को उसे खाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वहीं यह देखकर अचानक से वहाँ पर सभी की हंसी छूट गई थी और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। अविनाश के एक दोस्त ने मजाक में, क्या बात है, इतनी खूबसूरत सारी जी के हाथों से रसगुल्ला खाने का मौका हमें भी मिल जाए तो सच में मज़ा ही आ जाए, हमें तो जैसे स्वर्ग के दर्शन नसीब हो जाएंगे। वहीं यह सुनकर सृष्टि ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, धन्य होने के लिए रसगुल्ले की नहीं, आपको तो बस मेरे पैर छूने की जरूरत है, बस आप उसे छू लिए तभी आप पूरी तरीके से धन्य हो जाएंगे। यह सुनकर सभी लोग और भी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगे थे। वहीं यह सारी रस से होने से बाहर सभी लोग अंदर की तरफ बढ़ गए थे। वहीं उन सभी के जाने के बाद रजत ने वापस से सृष्टि के गले पर हाथ डालते कहा, तो बंदरिया आज तो तुमने खूब कमाई कर ली है ना, इसका 10% मुझे भी मिलेगा। वहीं यह सुनकर सृष्टि अचानक से काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उसने गुस्से से रजत की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, शायद मेरी कही हुई बात को बहुत जल्दी ही भूल जाते हो तुम, हैं। उसने अपने हाथों को काबू करना, नहीं तो काट दूंगी और तुम कोई साली नहीं हो जो तुम मुंह उठाकर मुझसे पैसे मांगने आ गए। चुपचाप से मेरे रास्ते से हटो, समझे तुम, और मुझे काम में ध्यान लगाने दो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने दूंगी, समझे तुम। रजत के हाथ को झटकते हुए सृष्टि की नजर सृष्टि के ऋषि के ऊपर गई, जो कि उसकी तरफ ही देख करते हुए हल्का सा मुस्कुरा रहा था। शायद उसने रजत और उसकी बातें सुन ली थी। यह देखकर सृष्टि ने अपनी नजरों को जल्दी से उस पर से हटा लिया था। वही रजत ने थोड़ा नाराजगी से कहा, हाँ बंदरिया तू भी तो जब देखो तब धमकी देती रहती है, तुझे तो कोई और काम है ही नहीं क्या? उसकी बात को सुनकर सृष्टि ने आंखें दिखाते हुए गुस्से के साथ कहा, ये सवाल खुद से क्यों नहीं पूछते हम तुम। यह बोल वह वहां से चली गई। वहीं रजत उसकी आवाज को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं ऋषि भी उसके पास से मुस्कुराते हुए निकल गया था। सभी लोग वहां पर बने हुए मंडप के नीचे इकट्ठे हो गए थे। अविनाश मंडप में बैठा हुआ था और बाकी लोग भी चेयर पर बैठकर आनंद लेने लगे थे।
इस हंसी मजाक और हल्के फुल्के झगड़ों के बीच माहौल में एक खास संगीत की आवाज आई थी जो कि शादी की रौनक को बढ़ा रही थी। पंडित जी के जो मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया था और अविनाश अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे उसे अपनी दुल्हन का इंतजार हो। ये देखकर उसके एक दोस्त ने कहा, भाई ये जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हो, ये पलक भाभी के आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है ना, है ना? अविनाश ने अपनी नजरें चुराते हुए गुस्से के साथ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग अपनी नजरें ना मुझ पर से हटाकर दूसरी तरफ करो। तुम्हारी नजरों में ही गड़बड़ है, तुम कुछ भी बोलते हो। यह सुनकर उसके दूसरे दोस्त ने कहा, भाई तेरी नाराजगी बता रही है कि मामला तेरा ही गड़बड़ है, समझे? चलो छोड़ो, अब पलक भाभी को जल्दी बुलाते हैं, नहीं तो ये दूल्हे राजा कहीं अपनी दुल्हन के इंतजार में कहीं फूल की तरह मुरझा ना जाए। जिस पर अविनाश ने गुस्से के साथ कहा, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा है ना? जिस पर तीसरे दोस्त ने जल्दी से बीच में कूदते हुए कहा, और नहीं तो क्या, आखिर दोस्तों की शादी किस लिए होती है? हाँ, मस्ती मजाक के लिए ही ना। तो मजाक करने में ना है तो। और वह लोग वापस से बातें करने लगे थे, लेकिन अविनाश की काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मच रही थी। और इस चीज़ से कुछ ही देर बाद पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, जिस पर महक जी ने सृष्टि को पलक को लाने के लिए कहा। सृष्टि हाँ में सिर हिलाया और वह, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिख रहे थे, क्योंकि वह बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, जिसमें बार बार कुणाल भास्कर और नैना भास्कर के मिस्ड कॉल आ चुके थे। उसमें कई सारे मिस कॉल उसके फ़ोन में चमक रहे थे। सृष्टि परेशान होकर अपनी कुर्सी से उठी, लेकिन सृष्टि से उस जिसकी शुरुआत से ही नज़र सृष्टि पर ही जमी हुई थी, जब उसे उसके चेहरे पर परेशानी के भावों को देखा तो वह समझ नहीं पाया कि आखिरकार सृष्टि को क्या हुआ है, वह किस बात की चिंता सता रही थी। तभी सृष्टि पलक को लेकर हॉल में आई। जैसे ही पलक ने अंदर हॉल में कदम रखा, सबकी निगाहें उस पर ही मानो ठहर सी गई थी। सबकी निगाहें जैसे उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर पलक इतनी ज़्यादा खूबसूरत जो लग रही थी, मानो कोई सर से उतरी हुई अप्सरा। उसके आगे जैसे चांद भी फीका लग रहा था। उसने रेड और गोल्डन लहंगा पहना हुआ था, जो उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार रहा था। उसके माथे के बीचों बीच सजी सिंदूरी बिंदी और माथे पर बंधा हुआ सुनहरा पटका उसे एक राजकुमारी की तरह दिखा रहा था। अविनाश ने पलक को देखा, जो तो जैसे उसकी सांसें ही मानो थम सी गई थी। उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहा था। वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ, जैसे उसकी आंखें पलक पर ही ठहर सी गई हों। जिस पर एक दोस्त ने फिर से उसकी चुटकी, अरे भाई अब तो मान लो कि ये पलक भाभी की ये तुम्हारा ध्यान खींच रही है। अविनाश ने थोड़ा संजीव कहा, हाँ अब मान लिया। और पलक को देखकर कोई भी अपना दिल हार सकता है। फिर आखिर मैं चीज ही क्या हूँ? जिस पर दूसरे ने हंसते हुए कहा, चलो अच्छा है, कम से कम सच्चाई तो स्वीकार की। पलक के दोनों ओर सृष्टि और एक और लड़की हाथों में फूलों की थाली लिए धीरे धीरे चल रही थी। दिव्या जो कि सभी के पास बैठी हुई थी, पलक को देखकर जल्दी से खुशी से रागिनी के कंधे को थपथपाते हुए बोली, यार भाभी कितनी खूबसूरत लग रही ना। उसकी कही हुई बात को सुनकर रागिनी, जिसका ध्यान पूरे वक्त सिद्धार्थ के ऊपर था, उसने जैसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सही कहा यार, आज वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। मेरी नज़र तो उसे से हट ही नहीं रही है। सच में कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? रागिनी की ये बात सुनकर दिव्या के पास कहने को जैसे कोई शब्द ही नहीं थे। जैसे उसने जल्दी से रागिनी को देखा, उसकी नज़रें सामने बैठे हुए 3 पीस सूट पहने हुए सिद्धार्थ पर पड़ी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। काफ़ी लड़कियों की नज़रें भी उसी पर जमी हुई थी, जिसमें से एक हमारी सृष्टि भी मौजूद थी। जब दिव्या ने देखा कि वह अभी भी पलक की जगह सिद्धार्थ को देख रही है, तो उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखा। आखिर वह कैसे बोल सकती है कि इस आदमी के आगे उसकी ये पागल सी बहन पूरी तरीके से और भी पागल हो जाती थी, और दुनिया और दोस्तों को तो जैसे भूल ही जाती थी। इस वजह से दिव्या ने अचानक से रागिनी के हाथ को खींचा और उसकी नज़र का पीछा करते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो कि अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसे दिव्या के चेहरे पर वह गुस्से के भाव काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। वहीं जब रागिनी ने उसके चेहरे की मुस्कान देखी, तो वह जैसे पागल ही होने वाली थी। आखिर किसी की स्माइल इतनी ज़्यादा जानलेवा कैसे हो सकती है? वह सिद्धार्थ को देख ही रही थी कि तभी उसके सिर पर किसी ने एक जोर से मारा, जिस वजह से रागिनी को अचानक से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से के साथ कहा, कौन है?
आखिर किसने मेरे और मेरे पति के बीच आने की हिम्मत की। लेकिन जब उसने उस इंसान को देखा जिसने उसे मारा था, तो उसकी बोलती जैसे अचानक से ही बंद हो गई थी। दिव्या उसकी तरफ अपनी नजरों पर काफी ठंडे एक्सप्रेशन को लिए हुए देख रही थी और उसने गुस्से से रागिनी को वार्निंग देते कहा, अगर तूने अपनी नजर उस पर से नहीं हटाई ना, तो सच बता रही हूँ, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। तेरा पति पहले सच बता रही हूँ, तेरा पति पहले शादी तो कर ले, उसके बाद ये सब बोला। उसकी बात सुनकर रागिनी समझ गई कि इस बार चुप रहने में ही उसकी सबसे ज्यादा भलाई थी, जिससे उसने अपनी मुड़ी हुई गर्दन को घुमाने की जहमत भी नहीं की थी और अपना ध्यान सामने की ओर करने की कोशिश की। वह सिद्धार्थ को ही देखना चाहती थी, लेकिन दिव्या की धमकी ने उसे जैसे आगे देखने पर मजबूर कर दिया था। इस बीच पलक धीरे धीरे चलते हुए अविनाश के पास आ गई थी। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी जो उसके अविश्वास और खुशी को बयां कर रही थी। सृष्टि ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, हाय, नजर न लगे मेरी प्यारी सी बेस्टी को। जिस पर पलक ने थोड़ा गुस्से से जवाब दिया, सृष्टि, तू ही अपनी नज़र हटा ले, मुझे डर है कि कहीं तू ही मुझे नज़र ना लगा दे। और हाँ, आज के दिन तू गायब मत हो रहा, समझे तू? अगर आज तू गई ना, तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। यह सुनकर सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जैसे डर था कि शायद ये शादी के बाद वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से उतना करीब नहीं रह पाएगी। इसी दर्द की वजह से उसके हाथ में पकड़ी हुई थाली थोड़ी सी झुक गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। सृष्टि ने पलक को अविनाश के पास ले जाकर खड़ा कर दिया था। अविनाश और पलक एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन्हें उनके चारों रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ मंडप एक सपने जैसा लग रहा था। पलक ने बड़ी बड़ी आंखों से अविनाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी और सब आंखों ही आंखों में अविनाश से पूछ रही थी, वह कैसी लग रही है। एक ऐसा सवाल जिसे उसने शब्दों में नहीं पूछा था, बिना कुछ कहे। पलक की आंखों में उसकी सादगी और मासूमियत से भरी एक हल्की सी मुस्कान थी। अविनाश ने उसकी इस खामोशी को समझते हुए थोड़ा उसकी ओर झुककर उसके कानों के पास हल्की सी लेकिन मंदमुग्ध कर देने वाली अपनी शांत आवाज में कहा, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और मेरी होने वाली बीवी लग रही हो, जिसे मैं बेइंतहा इस दुनिया में प्यार करता हूँ। उसकी आवाज में इतनी गर्मजोशी थी कि पलक के दिल की धड़कनें मानो बरसी गई थी। यह कहते हुए दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसी दौरान सृष्टि की आंखों में आंसू झलक आए थे, जिसे छुपाने की वह पूरी कोशिश कर रही थी। रजत जो सृष्टि के पास साथ खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू देखकर हल्की मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाने लगा था। उसने सृष्टि के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर मजाकिया लहजे में कहा, अरे बंदरिया, मैंने तो हमेशा बंदरियों की तरह तुझे उछलते कूदते हुए देखा है, लेकिन बंदरिया तेरी तरह रोती भी है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। सृष्टि ने गुस्से से रजत की ओर देखा। उसकी बात में हल्का सा गुस्सा आया। उसने रजत के हाथ को झटकते हुए कहा, तुम अपना मुंह ही बंद रखो, समझे? तुम हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ बोलने का मौका ही मिल ही जाता है ना। अपना मुंह बंद नहीं कर सकते क्या? ये बार बार मेरे से चिपकना बंद करो, वरना सही में पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। जिस पर रजत उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, वहीं सृष्टि गुस्से से सामने देखने लगी थी। वहीं ऋषि, जिसकी नजर बस उन दोनों पर ही थी, उसका खून जैसे जल रहा था। उन्हें साथ में खड़े देखकर उसने अपने मन में गुस्से के साथ कहा, चिपको कहीं का, और ये कहीं भी खड़ी हो सकती है ना, फिर भी उसी बेवकूफ के साथ क्यों खड़ी हुई है? लेकिन वह बेचारा अपने गुस्से को अंदर ही अंदर खुद को जलाने के अलावा और क्या ही कर सकता था। सृष्टि ने अभी तक उसके मैसेज का कोई जवाब भी तो नहीं दिया था। बरमाला के बाद शादी की रस्में शुरू हो गई थी। मंडप के चारों ओर लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और हर कोई वहां हो रही रस्मों को ध्यान से देख रहा था। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और हर एक विधि के साथ माहौल और भी पवित्र और आनंदमय होता जा रहा था। सृष्टि और रजत भी चेयर पर बैठकर उनकी शादी को ही देख रही थी। ऋषि उनसे ज्यादा दूर नहीं बैठा था, सिर्फ एक सीट छोड़कर वही बैठा हुआ था और रजत को ही गुस्से से घूर कर देखे जा रहा था, जो कि सृष्टि के पास में बैठा हुआ था। तभी रजत ने सृष्टि की ओर झुकते हुए धीरे से बोला, क्या हम भी ऐसी शादी करेंगे क्या, इसी मंडप में? सोचो कितनी खूबसूरत जोड़ी लगेगी ना हमारी। रजत की इस बात पर सृष्टि ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में ना जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसे लंगूर के साथ तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर रजत ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा, देख लेना, शादी तो सिर्फ मुझसे ही करोगी तुम।
आखिर मेरा जैसा हैंडसम और अमीर लड़का तुम जैसी अकड़ू नकचड़ी और एटीट्यूड से भरी हुई लड़की को आखिर कहाँ ही मिल सकता है। बस अपने बारे में सोचने वाली लड़कियों को कहाँ ही मिलेगा। हाँ, सृष्टि ने अपनी उसकी बातों का तिरस्कार भरे अंदाज में अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे ये सपने सच में जिस दिन टूटेंगे ना तब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। और जब मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? हाँ। जिस पर रजत ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सपने तो मैं रोज देखता हूँ मेरी जान, और हमेशा देखने वाला हूँ आपके साथ साथ में रहने के सपने, लेकिन अब इन्हें हकीकत में बदलना है। तुम चाहे जितना भी मुझसे दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन शादी तो तुम मुझसे ही करोगी क्योंकि तुम बस मेरी ही हो। उसके ऐसे शब्दों को सुनकर सृष्टि को अजीब सा मुंह बन गया था, जिससे उसने उसकी तरफ झंझलाते वहां से खड़ी होते कहा, तुम और तुम्हारी बातें सॉरी बट अब मैं और ज्यादा नहीं झेल सकती। तुम अपना ये पागलपन ना अपने पास ही रखो, ये बोल वह गुस्से से वहां से जाने लगी थी, जिसे देखकर रजत ने जल्दी से खड़े होकर उसकी तरफ भागते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो, पहले मेरी बात तो सुनो। सृष्टि जिस पर सृष्टि ने गुस्से से रुकते हुए उसकी ओर देखते हुए उसकी दिशा में अपनी उंगली दिखाकर कहा, खबरदार खबरदार जो मेरा पीछा किया तो सच बता रही हूँ टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, समझे? जब देखो तब चपड़ चपड़ मुंह ही बंद नहीं होता तुम्हारा। इरिटेट करके रख दिया है। उसने ये बात इतनी जोर से कही थी कि पास बैठे हुए लोग भी उसकी तरफ ही अजीब नजरों से देखने लगे थे, लेकिन सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह गुस्से से वहां से चली गई थी। वहीं रजत ने सृष्टि को इस तरीके से गुस्से से और अपनी नाक सिकोड़ते हुए देखकर अपने आप में कहा, नकचड़ी कहीं की, जब देखो तब गुस्से में रहती है। गुस्सा तो जैसे नाक पे चढ़ा हुआ है, पर चुया शादी तो तुझसे ही करूंगा। आई लव यू सृष्टि, आई लव यू सो मच। ऋषि जो उसके पास में ही बैठा हुआ था और उसकी बातचीत सुन रहा था, उसका रजत की बातों को सुनकर मानो खून खौल हो गया उठा था। लेकिन जब उसने सृष्टि की बात सुनी तो वह खुश हो गया था। ऋषि की गुस्से से मुट्ठियां बंद हो गई थी और उसकी नजरें सृष्टि पर टिकी थी। उसके दिल में जलन और बेचैनी का सैलाब उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। उसकी नजरें में सृष्टि के लिए प्यार और रजत के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। उधर सृष्टि रजत की बातों से नाखुश होकर वहां से दूर जा रही थी। सृष्टि को ही देख रहा था, जिस वजह से वह भी जल्दी से उसके पीछे जाना चाहता था। वहीं सृष्टि के दिल में कुछ हलचल बनी हुई थी। शादी के बारे में सोच कर ही उसका दिमाग फटा जा रहा था। साथ ही वह रजत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। हालांकि कहीं ना कहीं वह जानती थी कि रजत उसकी ज़िंदगी से इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी के बारे में तब क्या होगा। रजत अपने स्वभाव के मुताबिक अपनी मजाक और आत्मविश्वास से भरपूर था। उसकी नजरें सृष्टि का पीछा कर रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल रही थी। वह जानता था कि उसने सृष्टि को परेशान कर दिया है और यही उसके लिए सबसे ज्यादा मजेदार बात होती थी। वह सृष्टि को हर वक्त परेशान ही तो करना चाहता था। वहीं ऋषि जो अब तक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने रजत को घूरते हुए अपनी आड़ में बोल ही दिया था, सच में चिपकू है। वहीं जैसे ही उसके पास खड़े हुए रजत ने उसकी बात सुनी तो उसने ऋषि को घूर कर देखा और फिर अपने फोन को कान पर लगाते हुए, लेकिन ऋषि ने तो अपने फोन फोन को साइड में कान पर लगाते हुए वहां से निकल गया था। यह देखकर रजत ने असमंजस में अपने आप से कहा, बड़ा ही अजीब लड़का है ये। उसने जैसे ही ये कहा वैसे ही उसके पीछे से किसी की गुस्से से भरी आवाज आई, क्या कहा तुमने? कौन अजीब है? ये आवाज सुनकर रजत चौंक गया और उसने हैरानी से पीछे देखा तो रागिनी अपने हाथों को कमर पर रखकर उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी। ऋषि ने रजत की बात को नजरअंदाज करते हुए एक पल के लिए रजत की ओर देखा और फिर अपने कान पर फोन लगाते हुए वहां से तेजी से चला गया था। उसकी इस बेरखू को देखकर रजत ने खुद में बड़बड़ाते हुए काफी अनमनी ढंग से कहा था, बड़ा ही अजीब लड़का है ये। वहीं रजत की बात अभी तक पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक तीखी आवाज में माहौल को गर्म कर दिया था, तुम बेवकूफ अजीब किसे बोल रहे हो? हाँ, कौन अजीब है बताना मुझे। अजीब तो तुम हो जो बेवजह मेरी दीदी के पीछे पड़े हुए हैं। जब रजत ने यह सुना वह चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि रागिनी जो उसके सामने खड़ी थी अपनी कमर पर हाथ रखे उसे घूर कर देख रही थी, लेकिन वह रागिनी को जानता नहीं था, जिससे हल्का सा मुस्कुराकर और थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ कहा, हेलो लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? और तुम ये अजीब किसे बोल रही हो?
उसके मुंह से यह सुनकर रागिनी की भौहें सिकुड़ गई थी और उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम सच में बेवकूफ़ी हो क्या? तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? और तुम तो ये अजीब की बातें कर रहे हो, वो क्या है? हाँ, जिसे तुमने अभी अभी अजीब कहा ना, वो मेरा भाई है। और सबसे अजीब तो तुम हो, जो जबरदस्ती मेरी दी के पीछे पड़े हो। उसकी बात को सुनकर रजत को कुछ सही से समझ नहीं आया था और उसने गहरी सांस ली और फिर समझते हुए कहा, देखो बच्ची, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी किसी भी दी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, समझे तुम? और ना ही मैं तुम्हारी दी को जानता हूँ, तो मैं फिर तुम्हारी दी के पीछे कैसे पड़ूंगा? यह सुनकर रागिनी की आंखें और भी छोटी हो गई थी और उसने गुस्से के साथ कहा, पहली बात मिस्टर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इसलिए अपनी जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो उसे बाहर निकाल लूंगी। दूसरी बात, सृष्टि दीप वो मेरी ही दी है और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से ही तो मैं देख रही हूँ कि तुम उनके जैसे चिपके ही जा रहे हो, वह भी बेवजह। उन्होंने कितनी बार वार्निंग दी तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो जैसे सुना ही नहीं दिया है ना। और तुम हो उनके जब साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, बताना मुझे? रागिनी के मुंह से कही हुई बात को सुनकर रजत की आंखें अचानक से छोटी हो गई थी। पहले उसे लगा था कि कोई और लड़की की वजह से रागिनी को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन ये तो सृष्टि की बात कर रही थी, साथ ही इतनी ज़्यादा बदतमीजी से। यह सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। आखिर कोई लड़की उसके प्यार को ज़बरदस्ती कैसे बोल सकती थी? जिससे उसने गुस्से के साथ कहा, ओ हेलो, तुम हो कौन? हाँ, और तुम जानती क्या हो मेरे बारे में जो ये सब बातें कर रही हो? वह उसे मैं अच्छे से जानता हूँ और वह मेरी अच्छी दोस्त है, सुनते हो? और लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, तो इसमें ज़बरदस्ती क्या हुई, बताना मुझे? जिस पर रागिनी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए तीखी आवाज़ में कहा, मेरी दीदी तुम जैसे बंदर के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। उनके स्टैंडर्ड्स तुम जैसे लंगूर से कहीं ऊपर हैं। तो अपना ये विचारना छोड़ ही दो। यह सुनकर रजत ने बुरी तरीके से भड़कते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? आखिर जानती क्या हो मेरे बारे में? जिस पर रागिनी ने उपहास के साथ मुस्कुराया और फिर एक तंज कसते हुए कहा, तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर के बेटे तो हो नहीं, और जहाँ तक मुझे याद है ना ही तुम कोई लिस्टेड सेलिब्रिटी लग रहे हो। तुम्हारी शक्ल देखकर ही सब पता चल जाता है कि तुम कौन हो। मुझे और कुछ क्या जानने की जरूरत है? हाँ, बस मेरी दी से दूर रहो, बिल्कुल, समझे तुम? यह सुनकर रजत का गुस्सा भड़क गया था। क्या कहा इस लड़की ने? प्राइम मिनिस्टर का बेटा और डी लिस्टेड? क्या सच में? अगर वह इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाता तो क्या वह सिर्फ एक डी लिस्टेड एक्टर होता, या इंस्टल्ट जैसे उसे किसी तमाचे के समान लग रही थी, जिस वजह से उसने गुस्से से चिल्लाते कहा, तुम लिटिल जैक, तुम मेरी ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकती हो? हाँ, जिस पर रागिनी ने भी गुस्से के साथ कहा, तुम तारीफ के लायक भी नहीं हो, समझे? इसलिए अपना मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से, और मेरी दी से तो दूरी रहो, समझे तुम? यह सुनकर रजत ने गुस्से से घूरते कहा, तुम पहले ये बताओ, क्या खराबी मुझे बताना मुझे, क्या कमी मेरे अंदर? जिस पर रागिनी ने उससे चिढ़ते हुए ऊपर से नीचे देखते हुए जवाब दिया, कमी? तुम्हारे अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक ना बस कमियां ही कमियां दिख रही हैं मुझे तो तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ कोई भी गुण नजर भी नहीं आ रहा है जिससे मैं तुम मेरी दीदी के लायक भी लगो, या फिर तुम मेरी दीदी को खुश रख सको और उनके लाइफ पार्टनर बन सको। शक्ल तो जैसे किसी बंदर की तरह है और दिमाग किसी गधे की तरह धीमा, बाल किसी घोड़े के पूंछ की तरह लगते हैं, और जो हाथ पैर हैं वो इतने पतले हैं जैसे चमगादड़ के पंख होते ना। बोलने की तमीज़ तो है नहीं, ये तो अभी भी पता चल गया था, और इससे साफ तो हो जाता है कि तुम मेरी दी के स्टैंडर्ड के तो आस पास भी नजर नहीं हो, इसलिए अब मेरी दी के आस पास भी नजर मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? ये सारी बातें बोलने के बाद रागिनी उसे घूरते हुए वार्निंग भरी नजरों से देखकर वहां से चली गई थी, लेकिन रजत बेचारा वहीं पर उसकी बातों को सुनकर सुन्न खड़ा रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इस तरीके से उसकी हैंडसमनेस की वार्निंग करेगी और इतनी बुरी तरीके से उसे इंसल्ट करेगी। लड़कियां पागल थी उसके पीछे, और ये लड़की उसके बारे में कुछ भी बोल कर चली गई थी। यही सोचकर वह बुरी तरीके से गुस्से से भर गया था और वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आया। उसकी आंखों में नाराजगी और अपमान की मिली जुली भावनाएं उमड़ आई थी। यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उसका इस तरह से अपमान किया था। उसकी नाराजगी आसमान छू रही थी, लेकिन जैसे ही वह गुस्से में भड़कने वाला था कि उसने देखा कि यहाँ पर तो वह लड़की थी ही नहीं, और जिस वजह से उसने जल्दी से इधर उधर
उस लड़की को देखने लगा। शायद वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से जवाब दे सके, लेकिन वह लड़की उसे अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे वह उसे जल्दी से इधर उधर गुस्से से ढूंढने के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ दिव्या गुस्से में बुदबुदाती हुई पानी की बोतल लेने जा रही थी। उसे अपने भाई की शादी का हर पल देखना था, लेकिन रागिनी ने उसके पास आकर उसे पानी की बोतल को लाने को बोल दिया था। खुद वहां से वॉशरूम के लिए चली गई थी, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी नाराजगी साफ थी और वह खुद से ही बातें करते हुए चली जा रही थी। साथ ही वह रागिनी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले जा रही थी। ये रागिनी की बच्ची आखिरकार खुद को समझती क्या है? हाँ, कुछ ना कुछ करवाई ही देती है। जैसे दिव्या गुस्से में आगे बढ़ी, उसकी नज़र सामने से आते हुए सिद्धार्थ पर पड़ी। उसे देखते ही उसके पैर एक पल के लिए जैसे जमीन पर जम से गए थे। सिद्धार्थ के हाथों में दो पानी की बोतलें थीं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह सीधे दिव्या की तरफ ही देख रहा था, जैसे उसे कुछ कहना हो। दिव्या एक पल के लिए उसे देखकर अपनी जगह पर ही जम सी गई थी और ठिठक गई थी। उसके दिल की धड़कनें अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी और उसने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लिया था। वह इधर उधर देखने लगी थी और जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसका सिर किसी से जा टकराया और वह गुस्से में और भड़क उठी थी और टकराने वाले व्यक्ति पर वह गुस्से से चिल्लाने वाली थी, अंधे हो क्या? इतनी बड़ी लड़की सामने से आ रही दिखाई नहीं देता? उसकी आवाज़ में झुंझुलाहट और तिरस्कार साफ था, लेकिन जैसे उसने ध्यान से उस व्यक्ति की तरफ देखा, उसकी आवाज़ अचानक से जम सी गई थी और वह कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही था। उसकी आंखों में एक शरारती भरी चमक थी, जैसे उसे दिव्या की नाराज़गी से कोई फर्क ही ना ही पड़ रहा हो। उसकी नज़र शुरू से ही दिव्या पर ऊपर थी और जब उसने देखा कि रागिनी ने उसे पानी की बोतल लाने को कहा है, तो वह खुश हो गया था और जल्दी से पहले ही दिव्या से पहले वहाँ से निकल गया था, जिससे वह दिव्या की बात तो कर सकेगा। उसके गुस्से को देखकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? आखिर आपकी हाइट इतनी ज़्यादा छोटी है तो मेरी आंखें आपको अच्छे से देख ही नहीं पाई थी, इसी वजह से मैं आपसे गलती से टकरा गया। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। उसका ये बकवास रीजन सुनकर तो दिव्या को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने साफ साफ देखा था कि सिद्धार्थ ने उसे आते हुए देख लिया था, बल्कि वह तो उसे देखते हुए मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन फिर भी वह उससे से क्यों टकराया? बल्कि वह उसे ऐसा स्टूपिड सा बहाना भी दे रहा था, जिस वजह से उसने गुस्से के साथ उसे घूरते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बताओगे मुझे? मैंने कहा था ना, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। नहीं, मेरे पास भड़कने भी कोशिश मत करना। फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ऊपर से तुम सच में इतना घटिया मजाक कैसे कर देते हो? सच सच बताओ, तुम जानबूझकर मुझे टकराए थे ना, है ना? उसके गुस्से से भरे शब्दों पर सिद्धार्थ ने मासूमियत से जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें परेशान कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेकार हूँ? उसकी बात को सुनकर दिव्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। आखिरकार ये लड़का बार बार उसके गुस्से का इम्तिहान क्यों ले रहा था, जबकि वह जानती थी वह सीधे सीधे झूठ बोल रहा था, जिस वजह से वह उसका मन कर रहा था कि वह उसे जान ही ले ले। जिस वजह से उसने गुस्से से कहा, सच में तुम्हें देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा खून ही कर दूँ। उसकी बात को सुनकर सिद्धार्थ ने उसके कान के पास जाकर बड़े ही शिद्दत के साथ कहा, आखिर आपको हाथों से मुझे मौत भी नसीब हो तो भी मैं खुशी खुशी उसे मंजूर कर लूँ। आखिर बेशुमार प्यार जो करता हूँ आपसे, आजमा कर देख लीजिए, जान तक दे सकता हूँ। सिद्धार्थ की कही ये इतनी रोमांटिक और बात इतनी गहरी थी ना कि दिव्या का दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा था। इस वक्त सिद्धार्थ उसके बहुत करीब था और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। यह कहते हुए उसकी आंखों में कहीं भी कोई भी शिकन नहीं थी और ना ही कोई डर था। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, जिससे दिव्या अपने लिए बेशुमार प्यार को साफ देख पा रही थी। लेकिन अचानक से रागिनी के ख्याल ने उसे जैसे अंदर से डरा के रख दिया था और वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आते हुए गुस्से के साथ चिल्लाते बोली, सिद्धार्थ, आखिर तुम समझ क्या रहे हो? हाँ? तुम अपनी लिमिट में रहो सिद्धार्थ। मैं एक बार तुम्हें बोल चुकी हूँ, इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुमसे तो कभी प्यार नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि किसी भी हाल में मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती, इसलिए दूर रहो मुझसे। समझ नहीं आता तुम्हें? यह सुनकर सिद्धार्थ को अपने दिल में एक तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों से हल्की सी वह चमक गायब हो गई थी, लेकिन उसके जल्दी से खुद को संभाल लिया था। वहीं दिव्या उसे गुस्से से बोलकर वहां से जाने लगी थी कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से देखते हुए मन ही मन कहा,
आखिर कैसे कैसे तुमसे मुझसे प्यार नहीं है? तुम्हारे दिल की धड़कनें मैंने अपनी इन्हीं कानों से सुनी है, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए एक हिचक देखी है। फिर कैसे तुम्हारे शब्दों पर बिलीव करूं? हाँ, कैसे? यह सब सोचते हुए वह मुस्कुराने लगा था। तभी उसने हल्की सी तेज आवाज में कहा, तुम सच में बहुत क्यूट हो, लेकिन काफी छोटी भी हो। यह सुनकर दिव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और फिर उसने खुद को संभालते कहा, तुम्हारे इस घटिया मजाक का जवाब मैं बाद में दूंगी। अभी मेरे पास और भी बहुत काम है, इसलिए दूर जाओ, समझे तुम? उसने ये कहा ही था कि तभी पीछे से सिद्धार्थ की वापस से आवाज आई, वहां पर अब कोई बोतल नहीं है, तुम चाहो तो मुझसे ही दूसरी बोतल ले सकती हो। लेकिन दिव्या ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। वह उसे सच में अब देखना भी नहीं चाहती थी। पर सिद्धार्थ के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। दिव्या ने गुस्से से अपने मन ही मन कहा, तुम जैसे घटिया लोगों से पानी की बोतल लेने से तो अच्छा है कि मैं प्यासे ही मर जाऊं। उसने बहुत अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जोर जोर से पैर पटकते हुए वहां से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी उसकी तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान को लिए हुए देख रहा था। दिव्या गुस्से से भरी जब पानी की बोतल के स्टोर तक पहुंची तो वहां के स्टाफ ने जल्दी से कहा, सॉरी मैडम, नई बोतल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या आप थोड़ा सा वेट कर सकती हैं? यह सुनकर दिव्या ने गहरी सांस दी और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह पानी का इंतजार करे। उसे अपने भाई की शादी देखनी थी यार, हर इसमें शामिल होना था। लेकिन यहाँ तो वो एक मजदूर बनकर रह गई थी। इस वजह से वह गुस्से से यह सब कुछ देखने लगी थी और उसे रागनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी। रास्ते में फिर से सिद्धार्थ ने उसे जल्दी से रोकते हुए कहा, मेरे पास है ना एक और बोतल, ले जाओ। यह सब कुछ और किसी ने नहीं, सिद्धार्थ ने ही कहा था, जिस वजह से उसे पता था कि दिव्या को कोई बोतल नहीं मिलने वाली थी। इसलिए वह वहीं पर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। जब दिव्या ने उसे रास्ता रोकते हुए देखा तो गुस्से से घूरते हुए कहा, सॉरी एंड थैंक यू, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं मर भी रही होंगी ना तब भी मुझे तुम्हारे हाथों से पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बट तुम्हें मेरे हाथों से कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए ये मरने की बातें तो मत ही करो। उसकी वापस से बकवास बात को सुनकर अब दिव्या काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। उसने उस लड़के को ऐसे देखा जैसे कि उसका दिमाग का स्क्रू जैसे कहीं गिर गया था और जिस वजह से वह शायद समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने गुस्से के साथ कहा, शायद मैं तुम्हें समझाने में असमर्थ हो रही हूँ, है ना? या फिर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? लेकिन मिस्टर, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अभी अभी कुछ मिनट पहले तुमने मुझसे क्या कहा था। अगर नहीं समझ पाया हो तो फिर अब ध्यान से अपने कान और आंखें बड़ी बड़ी करके सुनो। मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर दुनिया के सारे लड़के अगर ख़त्म भी हो जाए ना तब भी मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। समझ में आया? ये बात अपनी नाक में डाल लो और कान में भी। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। इस बार सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल गायब हो गई थी। तभी वहां पर रागिनी जल्दी से भागती हुई आ गई थी। काफी देर तक दिव्या पानी की बोतल लेकर नहीं आई थी तो वह खुद ही वहां पर चली गई थी। उसने जब सिद्धार्थ और दिव्या को वापस से बात करते हुए देखा तो उसे दूर से कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, लेकिन इतना समझ गई थी कि वहाँ का माहौल गर्म था। फिर भी सिद्धार्थ को देखकर उसकी आंखों में अचानक से तमक चमक आ गई थी और वह तेजी से उन दोनों के पास पहुंची और फिर उसने जल्दी से उन दोनों को देखते हुए कहा, हे क्या हो रहा है, सब ठीक है ना? और फिर सिद्धार्थ ने हाथों से वह बोतल को ले ली जो उसने दिव्या की तरफ बढ़ाई थी। उसने जल्दी से कहा, इसके लिए थैंक यू सो मच। रागिनी सिद्धार्थ के हाथ से पानी की बोतल लेने के बाद उसे कसकर पकड़ लिया था, जैसे कि वह मौका खोना नहीं चाहती थी। वहीं उसके आने से जैसे वह दोनों अचानक से होश में आ गए थे। वही रागिनी ने दोनों को मुस्कुराते हुए, क्या बातें हो रही थी? हाँ। उसकी बात को सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और रागिनी पर पड़ी तो उनकी आंखें उसी पर टिक गई थी। रागिनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों की तरफ आंखें टिमटिमाते और घूरते हुए देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बात को सुनकर दिव्या ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, इसकी बोतल अभी और इसी वक्त वापस कर। यह सुनकर रागिनी ने झट से उस बोतल को अपने सीने से कसकर पकड़कर लगा लिया था, जैसे कि वह उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपना मुंह बनाते हुए किसी बच्चे की तरह करनी बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे इसे बिल्कुल वापस नहीं करूँगी। यह सुनकर अब दिव्या को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी।
और उसकी नजरें वही रामी की नजरें अब सिद्धार्थ पर टिकी हुई थी। उसके पेट में तो जैसे तितलियां उड़ रही थी। सिद्धार्थ की मुस्कान और उसकी आंखों में एक खास चमक थी और जो रागिनी को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर रही थी, जिस वजह से दिव्या ने एक बार फिर से सिद्धार्थ को गुस्से से देखा और फिर रागिनी की तरफ मुड़ी। लेकिन उसने सब्र का बांध टूट चुका था, जैसे वह बिना कुछ कही गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। वहीं यह देखकर रागिनी कॉन्फिडेंस से सब कुछ देख रही थी। वहीं सिद्धार्थ मुस्कुरा रहा था। तो आगे